माननीय अधिकारीगण, प्रिय शिक्षार्थी, स्वयंसेवक बंधुगण, माननीय मोरूपंत जी ने समर्थ रामदास स्वामी की एक उक्ति बताई थी, जिसमें रामदास स्वामी कहते हैं कि जो एक बार बोला वही बार बार बोलना पड़ता है। कैसे च्याम्हा घडले बोलिले च बोलणे पडले, काजे विघड़िले च घड़िले समाधान। तो जो एक बार बोला वही बार बार बोलना पड़ता है। कारण क्या दिया? तो काजे विघड़िले च घड़िले समाधान। पहले जब बोला था लोग समझ गए थे, उस समय उनका समाधान हुआ था। बीच में कुछ काल समय बीत गया, वो समाधान बिगड़ गया। वो जो बिगड़ गया समाधान, उसको फिर से ठीक लाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है, ऐसा समर्थ रामदास ने कहा। लगभग ऐसा ही हमारे बौद्धिक वर्गों का है। कोई बात ऐसी नहीं कि जो अब तक बोली नहीं गई, सब बातें बोली गई है। और फिर भी कोई नई परिस्थिति आती है, नई घटना होती है, तो एकदम जब कुछ स्वयंसेवकों के मन में आता है कि अरे ये क्या हुआ, कोई कहता है ये आश्चर्य है, कोई कहता है मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। तो इसका कारण यही है कि एक बार जो समाधान हुआ था, या तो भूल गए या बीच में की परिस्थिति के कारण मन में संभ्रम पैदा हुआ। इसलिए जो बोला गया वही बोलना पड़ता है। वही बात आज मेरी भी है। आप जो जानते हैं वही मैं बोलना चाहता हूँ, नई कोई बात मैं बोलना नहीं चाहता। कल एक विषय लिया था, जिस विषय का संबंध था हिंदुत्व का यशापयश, इसका मापदंड राजनैतिक हो सकता है क्या। अब उसमें कुछ प्रतिपादन कल किया। अब स्पष्ट है कि यह विषय संघ, राजनीति, राजसत्ता, संघ सृष्टि, संघ की योजना, इन सब बातों को लेकर यह प्रश्न है। तो इस विषय में हम पहले से भूमिका क्या रही, यह संक्षेप में पहले समझने का प्रयास करें। पहले तो संघ को ही समझना है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूर्ण रूपेण समझना तभी संभव है जब हम परम पूजनीय डॉक्टर जी को पूर्ण रूपेण समझ लेंगे। वो भी हमने समझ लिया। हम जानते हैं कि परम पूजनीय डॉक्टर जी जन्मजात देशभक्त थे। समकालीन सभी क्षेत्रों के कार्यों में उन्होंने स्वयं हिस्सा लेकर अनुभव प्राप्त किया था। देशी विदेशी विचारधाराओं से उनका अच्छा परिचय था, और यह सारा करते हुए उनके मन में अस्वस्थता, बेचैनी थी, और इन सब बातों में कुछ न कुछ कमी है, इसका वो अनुभव कर रहे थे। और उसके कारण कल जैसे त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज का स्टेटमेंट बताया कि कम से कम 1916 से उनके मन में एक गहन चिंतन चल रहा था। हो सकता है उसके पहले से चल रहा हो, किंतु उन्होंने महाराज जी से बात की 1916 में। तो प्रत्यक्ष संघ की स्थापना के पूर्व सालों तक प्रत्यक्ष विविध कार्यों का अनुभव, विविध विचारधाराओं का परिचय, फिर भी गहन चिंतन, समथिंग इज मिसिंग, कुछ कमी है, क्या कमी है, इसका चिंतन। और यह चिंतन मूलगामी, मौलिक, बेसिक, दूरगामी, लॉन्ग रेंज विजन का, ऐसा यह चिंतन। और इतने चिंतन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। लेकिन पूरा विचार था, दूरगामी था, मूलगामी था। इसके कारण आजकल संस्था या पार्टी स्थापन होने की जो प्रक्रिया शैली है वो नहीं रही। आजकल 10 लोग इकट्ठा आते हैं, ऑल इंडिया पार्टी स्थापन करते हैं, तुरंत ऑल इंडिया बॉडी निर्माण कर देते हैं, फिर घोषणा पत्र भी अपना दे देते हैं कि यह हमारी नई पार्टी दुनिया में, देश में, ब्रह्मांड में क्या क्या महान क्रांतिकारक परिवर्तन लाने जा रही है। घोषणा पत्र भी पब्लिश होता है। अपनी शैली अलग थी, रघुवंश के राजाओं की शैली थी। फलानु में या प्रारंभ, कोई बड़ा काम शुरू करते थे
पब्लिसिटी नहीं करते थे, एडवर्टीजमेंट नहीं करते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था। पता कब चलता था? जो महान कार्य प्रारंभ किया है उसका जब फल आता था, तो फल को देखकर लोग अनुमान कर सकते थे कि क्योंकि फल दिखता है तो कभी न कभी इसका बीजारोपण हुआ होगा, ऐसा अंदाजा लोग कर सकते थे। तो पहले एकदम हम देश में, दुनिया में, ब्रह्मांड में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हमने पार्टी स्थापन की, ऐसा नहीं। कुछ पता ही नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, कुछ नहीं। फल जब आएगा तो फल के आधार पर लोग अनुमान लगाए कि इसका बीजारोपण कभी न कभी हुआ होगा। ये शैली परम पूजनीय डॉक्टर जी की थी। इसलिए संघ स्थापना के पूर्व ही सब बातों पर विचार था, प्रकाशित नहीं किया। धीरे धीरे शाखा शुरू हुई। नागपुर के लोगों को भी पता नहीं था कि महान वट वृक्ष का बीजारोपण यहाँ हो रहा है। नागपुर के लोगों को भी पता नहीं क्या क्या आगे का विचार है, कुछ बताया नहीं। लेकिन आगे का पूरा विचार मन में था, संघ स्थापना के पूर्व से। अभी जो हम कहते हैं ना, लोग सोचते हैं कि अरे यह स्थापन हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर अखबार निकले, फिर विद्यार्थी परिषद निकले, फिर भारतीय जनसंघ निकला, फिर मजदूर संघ निकला। सोचते हैं कि कोई नई नई बातें ऐड हो रही है। ऐड नहीं है, सभी बातों का पहले से विचार था, एकदम प्रकट नहीं किया। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे उत्तरोत्तर होते प्रस्फुटीकरण, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट, जो हम आज देख रहे हैं वह सारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है, यानी नई बातें नहीं है। परम पूजनीय डॉक्टर जी का जो विजन था, धीरे धीरे उसका प्रस्फुटीकरण उत्तरोत्तर अधिकाधिक होते जा रहा है। किंतु यह सारा विजन 1925 के विजयादशमी के पूर्व का ही था। जो है वो उनका प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट हम देख रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। अनुभव के आधार पर उनका बायफोकल विजन डेवलप हुआ था। नीचे के चश्मे से देखते थे तात्कालिक लक्ष्य, ऊपर के चश्मे से देखते थे अंतिम लक्ष्य। तात्कालिक लक्ष्य था हिंदू राष्ट्र का स्वातंत्र्य, स्वराज्य, और वह तुरंत प्राप्त होना चाहिए। याची देही याची डोळा, यह शब्द तात्कालिक लक्ष्य के बारे में कहे गए। यह स्वराज्य प्राप्ति तुरंत होनी चाहिए, यह तात्कालिक लक्ष्य। और अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र का परम वैभव, इमीडिएट अल्टीमेट। स्वराज्य प्राप्ति के लिए साधन क्या है? पॉलिटिकल पार्टी, प्रमुखतः कांग्रेस। कांग्रेस मुस्लिम तोषण नीति लेते उस समय, उसके लिए करेक्टिव के नाते हिंदू महासभा, वो भी पॉलिटिकल पार्टी ही थी। तो इस तरह से स्वराज्य प्राप्ति के लिए साधन पॉलिटिकल पार्टी। किंतु जो अंतिम उद्देश्य है वह पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे सिद्ध होगा? उसके लिए एक नया हथियार, नया साधन, नया माध्यम, नई कार्य पद्धति, नई शैली। ऐसा दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण। अब स्वराज्य प्राप्ति की दृष्टि से प्रारंभ से राजनीति में डॉक्टर जी थे, क्योंकि उन दिनों में राजनीति यानी स्वातंत्र्य संग्राम, और कांग्रेस यानी कॉमन प्लेटफॉर्म। कांग्रेस पार्टी नहीं थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सभी लोगों का कॉमन प्लेटफॉर्म था। उसमें कट्टर हिंदू भी थे, कट्टर मुसलमान भी थे, बिरला जैसे लोग भी थे, सोशलिस्ट भी थे, शस्त्राचारी नेताजी भी थे, अहिंसाचारी गांधी जी भी थे, सब तरह के लोग थे। एंटी ब्रिटिश कॉमन प्लेटफॉर्म सबका था। संघ के लोग भी उसी में थे। माने यहाँ तो मध्य प्रदेश में कई संघ के लोग कांग्रेस में थे, कई कांग्रेस के लोग संघ में प्रतिदिन आते थे। टच में नॉट, अस्पृश्यता ऐसी नहीं थी। और इसी के कारण हम जानते हैं कि जब लोग प्रश्न करते हैं ना, करे संघ वालों ने स्वातंत्र्य संग्राम में क्या किया, यह लड़कपन का प्रश्न है। उस समय सभी लोगों ने जो कुछ भी किया वो कांग्रेस के झंडे के नीचे किया। कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कॉमन प्लेटफॉर्म था।
और 1937 तक यह कॉमन प्लेटफॉर्म की भूमिका रही। और तब तक जिन्होंने काम किया स्वातंत्र संग्राम के लिए, उन्होंने कांग्रेस के झंडे के नीचे किया। और अब जब कोई कहता है कि सब तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया नहीं, किसने किया? सब लोगों ने मिलकर किया। उसमें संघ के भी लोग थे, सोशलिस्ट भी थे, फॉरवर्ड ब्लॉक वाले थे, केएमपीपी वाले थे, सभी कांग्रेस के झंडे के नीचे थे। उस समय कैसे संबंध थे 1937 के पूर्व, जरा हम उदाहरण देखे जाते जाते। तो व्यक्तिगत कैपेसिटी में जंगल सत्याग्रह करने के लिए परम पूज्य डॉक्टर जी गए, कांग्रेस के झंडे के नीचे गए। तो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। 1934 में वर्धा में शिविर लगा, सब जानते हैं वह घटना। उस समय जमीन दी थी जमनालाल जी बजाज ने, सारा सामान जमनालाल जी बजाज ने दिया था। फिर भी जानकी देवी बजाज ने माननीय अप्पा जी को कहा कि अप्पा जी और भी कुछ आपको सहायता चाहिए, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अप्पा जी ने कहा आपने सब दिया है, तो भी आप बोल रही तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। क्या है? बोले कल हमारे डॉक्टर हेडगेवार आने वाले हैं, अब उनके मिलने के लिए लोग आएंगे। आपके यहाँ आश्रम के सामने गांधी जी को मिलने के लिए लोग आते हैं, इस दृष्टि से जो एक तंबू लगाया है गांधी जी के लिए, 2 दिन के लिए यदि हमको वह तंबू मिलता है तो जरा सुविधा होगी। जानकी देवी बजाज ने कहा मैं गांधी जी से पूछती हूँ। गांधी जी को पूछा, गांधी जी ने कहा अरे बोले डॉक्टर हेडगेवार आने वाले हैं, उनके लिए 2 दिन के तंबू चाहिए, दे दो, हम 2 दिन नजदीक के हाल में लोगों के साथ बात करेंगे। गांधी जी के कहने पर जानकी देवी बजाज ने अपने आदमी के हाथ से तंबू डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए संघ के शिविर में भेजा। मैं कल्पना दे रहा हूँ कि 37 के पहले का वायुमंडल, 37 के बाद में का वायुमंडल, इसमें बहुत अंतर है। अब उसी समय जो राजनीतिक घटनाएं हुई, उसमें सबसे बड़ी घटना कम्युनल अवार्ड की थी। अब कम्युनल का अवार्ड है, क्या बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसने कांग्रेस और गांधी जी को बहुत मुश्किल में डाल दिया। कम्युनल अवार्ड जानबूझकर राष्ट्रघातक था, लेकिन वो यदि कांग्रेस रिजेक्ट करती है तो मुसलमान नाराज हो जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट करती है तो सारा देश कहेगा कि कांग्रेस ने राष्ट्रघातक फॉर्मूला एक्सेप्ट किया है। क्या किया जाए? एक्सेप्ट करते हैं तो राष्ट्र गाली देगा, रिजेक्ट करते हैं तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। उस समय कांग्रेस ने अजीब फॉर्मूला निकाला। कम्युनल अवार्ड के बारे में कांग्रेस की क्या नीति? उन्होंने कहा वी नाइदर एक्सेप्ट नॉर रिजेक्ट। अब तो एक्सेप्ट भी नहीं करते, रिजेक्ट भी नहीं करते। डॉक्टर मुझे कहते थे ये कौन सी पॉलिसी है? चोर मकान में घुस गया, चोर के बारे में आपकी पॉलिसी क्या है? तो वी नाइदर वेलकम हिम नॉर ड्राइव हिम आउट। ये कोई पॉलिसी हो सकती है? उस पर जो चुनाव हुए, उस चुनाव में क्योंकि राष्ट्र के अंतिम इंटीग्रिटी के साथ संबंध था, संघ के स्वयंसेवकों ने पूरी ताकत के साथ चुनाव में हिस्सा लिया। सिंबॉलिक था, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी आने मालवीय की चुनाव तो हो गया, लेकिन उस चुनाव में हिंदू सभा के लोगों के ध्यान में आया कि कांग्रेस संघ के स्वयंसेवक जब काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। तुमको लगा कि ये सारा संघ यदि हमारा स्वयं सैनिक दल बन जाए बड़ा आनंद होगा। हम तो लीडर ही हैं और हमारा जो बाकी कुर्सियां उठाने का और दरिया उठाने का काम करने के लिए संघ के स्वयंसेवक हमेशा के लिए मिल जाए स्वयं सैनिक दल के नाते, बड़ा आनंद होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, डॉक्टर जी ने होने नहीं दिया। किंतु डॉक्टर जी का और डॉक्टर मुंजे का ऐसा संबंध था कि एक तरह से ही वॉज द मेंटोर। डॉक्टर जी छोटे थे, डॉक्टर मुंजे बड़े थे और डॉक्टर मुंजे ने काफी उनको सहायता की थी। इसके कारण एकदम डॉक्टर मुंजे को नाराज करना संभव नहीं था। तो डॉक्टर मुंजे ने बीच में ऐसे कुछ गलत स्टेटमेंट भी दिए संघ के दृष्टि से, डॉक्टर हेडगेवार जी ने बर्दाश्त कर लिए। तो मानते नहीं ये देखकर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि डॉक्टर हेडगेवार जी बहुत लिहाज रखने वाले हैं। डॉक्टर मुंजे का लिहाज तो वो तोड़ ही नहीं सकते। इसका एडवांटेज लेकर उन्होंने एक डॉक्टर मुंजे के नाम से स्टेटमेंट दिया
कि हिंदू महासभा ने प्रस्ताव पारित किया है कि हिंदू महासभा अपनी सेना राम सेना नाम से निर्माण कर रही है, जिसके कमांडर इन चीफ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार रहेंगे। सभी समाचार पत्रों में आ गया। अब तक तो डॉक्टर मुंजे ने कई गलत स्टेटमेंट दिए, लिहाज के कारण डॉक्टर हेडगेवार जी ने बर्दाश्त किया। ये स्टेटमेंट ऐसा था कि जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैरेक्टर ही बदल जाता था। डॉक्टर हेडगेवार जो संस्थापक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, वे ही यदि वहां कमांडर इन चीफ के नाते और हिंदू महासभा के सेना के मुख्य हो जाते तो ऑटोमेटिकली संघ भी एक स्वयं सैनिक दल हिंदू महासभा का हो जाएगा। ऐसा यह दांव था। उस समय फिर अपने इच्छा के खिलाफ जाकर जीवन भर जो लिहाज रखा था उसको तोड़कर स्टेटमेंट इशू करना डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए बाध्य हो गया और बहुत अनिच्छा के साथ उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया कि नहीं भाई, ये जो बताया गया है मेरे साथ सलाह मशवरा नहीं हुआ, मैंने इसको स्वीकार नहीं किया था, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, मेरा इस राम सेना के साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा स्टेटमेंट जो डॉक्टर मुंजे को बहुत नाराज करने वाला, ऐसा जीवन के अंतिम चरण में डॉक्टर मुंजे को नाराज किया, इसलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैरेक्टर बदल न जाए। डॉक्टर जी की मृत्यु हुई, किंतु पहले से सामान्य आदमी का ये रहता है कि भाई सबसे बड़ी बात क्या है, राजसत्ता। कोई भी काम करता है, राजनेता भी बताते थे कि राजसत्ता ही सबसे बड़ी बात है, और संघ का प्रयास तो सब लोग देख रहे थे। तो डॉक्टर जी को भी कहते थे, गुरु जी को भी कहते थे। गुरु जी को कहा कि गुरु जी, आप जो कह रहे कि संघ केवल संगठन करेगा, ये बात गश्ती नहीं। आप बोल नहीं रहे, आपका कोई अल्टीरियर मोटिव है। वास्तव में ये सारा आपका प्रयास राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए हो रहा है, ऐसा गुरु जी को कहा। गुरु जी ने बताया नहीं भाई, राज्य सत्ता हमारा ध्येय नहीं है। बोले हाँ, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, ये पब्लिक कंजम्पशन की बात है, लेकिन आप सारा राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं इसके कारण मुझे दुख नहीं है, क्योंकि राज्य सत्ता प्राप्त करना ये कोई दोष नहीं है। हर एक नागरिक का यह अधिकार है, हर एक संस्था का यह अधिकार है, वो राज्य सत्ता प्राप्त करे, लोकतंत्र में है। तो हम यदि मानो ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राज्य सत्ता कैप्चर करना चाहता है, तो वो कोई दोष नहीं है। इसलिए आपके कहने के कारण, मुझे ये कहने के कारण दुख नहीं हो रहा, लेकिन आपके कहने के पीछे जो भावना है उसके कारण मैं बहुत दुखी हूं। अच्छा, क्या भावना है? गुरुजी ने कहा आप हमें मूर्ख समझते हैं, इसके कारण मैं दुखी हूं। बोले नहीं, मैंने आपको मूर्ख नहीं कहा। डॉक्टर जी ने कहा आप मूर्ख ही कह रहे हैं। राज्य सत्ता प्राप्त करना है, उसके लिए इतनी प्रदीर्घ प्रखर तपश्चर्या हजारों लोगों ने करने की आवश्यकता नहीं। 1925 से संघ चल रहा है, सैकड़ों प्रचारक सारा जीवन इसमें लगा रहे हैं, शादीशुदा लोग भी अपना घर बार छोड़कर इसमें काम कर रहे हैं। तो ये प्रदीर्घ प्रखर तपश्चर्या हजारों लोगों की, और केवल राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा कहना, माने हम पागल है ऐसा कहना। उन्होंने कहा कि राज्य सत्ता प्राप्त करना इतना ही यदि हमारा ध्येय होता तो उसके शॉर्टकट से हम भी जानते, इसके लिए इतनी तपश्चर्या करने की आवश्यकता नहीं। इतनी प्रखर तपश्चर्या जो राज्य सत्ता आसानी से प्राप्त हो सकती है, उसके लिए हम इतनी प्रखर तपश्चर्या कर रहे हैं। इसका मतलब गुरुजी ने कहा कि मच्छर को मारने के लिए हम भीम की गदा ला रहे हैं, ऐसा आरोप आप हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो आपने यदि कहा कि संघ सत्ता कैप्चर करना चाहता है, ये बात गलत है, तो भी मुझे दुख नहीं। लेकिन संघ इतने प्रदीर्घ प्रखर तपश्चर्या ऐसे छोटे काम के लिए, माने मच्छर को मारने के लिए भीम की गदा संघ ला रहा है, इतना जो पागलपन, इसका आरोप आप हमारे ऊपर कर रहे हैं, इसका दुख होता है। और उसके विषय में गुरुजी ने कई बार कहा, जो संघ की भूमिका रही कि अपना ध्येय, जैसा अंतिम लक्ष्य बताया, परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम, ये अपना ध्येय है, इसके लिए हमारी तपश्चर्या चल रही। अब बोले जो जो तपश्चर्या करता है, मोक्ष के लिए करता है, पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए करता है, जैसे जैसे तपश्चर्या बढ़ती है वैसे वैसे
जैसे जैसे साधना बढ़ती है वैसे वैसे उसको प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि बोलते हैं, कुछ शक्तियां उसको प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग चमत्कार कर सकते हैं, ऐसी चुटकी बजाते हैं तो उसमें से और विभूति और गुलाल निकलता है। दूसरे के मन में क्या है वो बता सकता है। इस समय अमेरिका में क्या चल सका है बताने की शक्ति। ऐसे कई शक्तियां साधना करते करते विकसित होती है। ऐसी शक्तियां जब प्राप्त होती है, उसका ध्येय तो मोक्ष प्राप्ति परब्रह्म प्राप्ति का है, किंतु ऐसी शक्तियां जब प्राप्त होती है, जब वो स्वयं इस शक्तियों के चक्कर में आ जाता है, लोगों को चमत्कार दिखाने के कारण लोग उसके पीछे लगते हैं, उसको भी लोकेशना प्राप्त होती है और वो लोगों को चमत्कार दिखाने में सारा समय बिताता है, तो उसकी साधना बंद हो जाती है और फिर मोक्ष का उसका प्रवास बंद हो जाता है। उसने मोक्ष की तरफ जाना है। तो ये जो मोह है लोकेशना का, लोगों को चमत्कार बताकर अपना महात्म्य बढ़ाने का, इस मोह पर मात करते हुए, उसको नियंत्रित करते हुए फिर अपनी साधना जारी रखेगा तो वो मोक्ष तक पहुंचता है। वैसे बोले हमारी ये साधना चल रही, अब कई रुद्धि सिद्धि, कई शक्तियां इसमें प्राप्त होगी, जिसमें राजसत्ता भी एक बात है। उसके लिए अलग से कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। जो हम तपश्चर्या कर रहे उसी में ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हम उसी में उलझ जाएंगे तो फिर जो मोक्ष तक पहुंचना है, परम वैभव तक पहुंचना है, वो नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए जो शक्तियां प्राप्त होती है उनको हजम करते हुए, लेकिन हमने फिर से अपनी साधना परम वैभव तक की जारी रखना चाहिए। इस तरह का स्पष्टीकरण वो देते थे। प्रारंभ से संघ के विचारों में स्पष्टता थी। साध्य साधन विवेक परम पूज्य डॉक्टर जी ने जाने के पहले हमारे सामने रखा था, बताया था साध्य क्या है। परम वैभवम ने तुम्हें स्वराष्ट्र, उसका साधन क्या है। विधायाश्च धर्मस्य संरक्षणम, उसका आधार क्या है। तो विजय त्रिचन संहता कार्य शक्ति, हमारी हिंदुओं की अखंड विजयशालिनी कार्य शक्ति, यह उसका आधार माने हिंदू संगठन या आधार। इस आधार पर धर्म का संरक्षण, उसके फलस्वरूप हिंदू राष्ट्र का परम वैभव, ये साध्य साधन विवेक सामने रखा। और फिर कहा कि इसमें सबसे कठिन काम यह आधारभूत हिंदू संगठन निर्माण करना है। बाहर के लोगों को पता नहीं चलता उनको संगठन क्या है, माने वोटर और स्वयंसेवक, इसमें अंतर क्या है, बाहर का आदमी नहीं समझ सकता। एक एक स्वयंसेवक निर्माण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बोले जो सबसे कठिन कार्य है, आधारभूत कार्य है, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा। संपर्क, संस्कार, स्वयंसेवक, संगठन, इतना ही करेगा। ऑर्गेनाइजेशन इज अवर बिगिनिंग, ऑर्गेनाइजेशन अवर एंड। संगठन यह हमारा प्रारंभ बिंदु है, आखिर तक हम केवल संगठन ही करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोगों ने प्रश्न पूछे, आपने परम वैभवम का लक्ष्य रखा है, उसके लिए राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों की रचना, विचारों का विकास करने की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि हम दक्षाराम छोड़कर कुछ नहीं करेंगे, ये सब कैसे होगा। डॉक्टर जी कहते तो होगा, सब होगा। मैंने कहा ना, फलाना में या प्रारंभ, एकदम मैनिफेस्टो नहीं बताया, बताया सब होगा। धीरे जैसे जैसे शक्ति बढ़ती गई, भाषा में अंतर आता गया समझ बूझ कर, और फिर यह बात स्पष्ट की कि प्रारंभ से हमारी संघ सृष्टि की योजना ऐसी है कि संघ केवल संगठन करेगा, लेकिन इस देश में कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो करने योग्य है और नहीं हुआ। सारे करने योग्य काम ये हो जाएंगे। संघ की शक्ति हम इतनी बढ़ाएंगे कि संघ के आशीर्वाद के बगैर हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता। इतनी परिस्थिति हम निर्माण करेंगे, सारे करणीय कार्य होकर रहेंगे। कैसे होंगे, तो कहा संघ केवल संगठन करेंगे। संपर्क, संस्कार, स्वयंसेवक, संगठन, यही तक संघ सीमित रहेगा। लेकिन संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए लोग राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और वहां उपयुक्त कार्यों की रचना, विचारों का विकास करेंगे। तो इस तरह से मानो श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, संघ ने संगठन स्वयंसेवकों का निर्माण करना, स्वयंसेवकों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्यों की रचना, विचारों का विकास करना। प्रारंभ से यह था, परिस्थिति आने के बाद यह प्रकट किया गया।
लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि विविध क्षेत्रों में जाकर जो लोग काम करेंगे उन्होंने त्रिविध पथ्यों का पालन करना चाहिए। त्रिविध पथ्य क्या बताए? एक, अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य की रचना करनी है, विचारों का विकास करना है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों आदर्शों के प्रकाश में ही होना चाहिए। नंबर 2, संघ ने हमें व्यवहार की रीति, नीति, पद्धति, जीवन मूल्य, मानसिक वायुमंडल ये सिखाया है। अन्य क्षेत्र में पहले से काम करने वाले लोग हैं, वो गलत ढंग से व्यवहार कर रहे हैं, तो वहां जाने के बाद हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने तुरंत कुछ ये सब प्राप्त किया, इसलिए वो जैसे गंदे मार्ग का अवलंबन करते हैं, तिकड़मबाजी है, हथकंडे है, चालाकी है, हम भी जरा तुरंत ये सब प्राप्त हुआ ऐसा दिखाने के लिए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब प्राप्त करने में देर हुई तो भी आपत्ति नहीं, लेकिन संघ ने जो हमें व्यवहार की रीति, नीति, पद्धति, मानसिक वायुमंडल, जीवन मूल्य दे, उसी की प्रस्थापना अपने नए क्षेत्र में करना है, यह दूसरी परहेज। और तीसरी परहेज यह बताई कि संघ यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता है कि संघ स्थान पर संस्कार होता है, समष्टि का संस्कार होता है, किंतु साथ ही साथ लोग 60-60 साल तक संघ में आते हैं, 10-10 साल प्रचारक रहते हैं, उनको भी गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होता कि तुम तृतीय वर्ष शिक्षित हो, 15 साल तक प्रचारक रहे, 40 साल से शाखा में आ रहे, अब तुम और डैमेज गुड हो नहीं, मैन्युफैक्चर्ड गुड हो गए, अब अपने शाखा में आने की आवश्यकता नहीं। ऐसा गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी और नहीं है। वो बुढ़ा हो जाता है, बाल सफेद होते हैं, कमर में झुक जाता है, तो भी जाड़े के दिन में हाथ में दंड लेकर निकर के साथ शाखा पर आने के लिए आग्रह किया जाता है। क्यों? तो कहा गया कि जहां हमारी यह प्रतिज्ञा है कि संघ स्थान पर समष्टि का संस्कार होता ही है, वहां दूसरी भी बात प्रारंभ से कही गई कि मनुष्य का मन यानी पीतल का बर्तन है। यह हम प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि पीतल को बर्तन को मांजने से और इतना चकचक हो जाता है कि हम हमारा चेहरा उसमें देख सकते हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि 2 दिन यदि पीतल के बर्तन को मांज नहीं लिया तो इतना गंदा हो जाएगा हम अपना चेहरा उसमें देख नहीं सकेंगे। तो मांजने से वो स्वच्छ होता है, यह भी सही है, लेकिन 2 दिन न मांजने से वो गंदा होता है, यह भी सही है। मनुष्य का मन पीतल के बर्तन के समान होने के कारण संघ स्थान पर संस्कार होता है, ये सही है, लेकिन हर दिन संघ स्थान पर आना चाहिए, आग्रह पहले से कहा गया। तो बताया गया कि सर्वसाधारण स्वयंसेवक के लिए आग्रह। आप विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले जो है, जहां पहले से वायुमंडल गंदा है, तो आपके लिए तो हर दिन अपना मन साफ करने के लिए शाखा में आना आवश्यक है। तो सर्वसामान्य स्वयंसेवक के तुलना में अधिक आग्रह पूर्वक आपने प्रतिदिन शाखा में आना चाहिए। यह तीसरी परहेज बताई गई। तीनों परहेज का पालन करते हुए जहां जहां काम होगा वहां कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक ढंग से काम होगा। जहां परहेज का पालन नहीं होगा वहां गड़बड़ियां होगी, पहले से ये कहा गया। और फिर सभी संस्थाओं के लिए यह बताया गया है कि सभी संस्थाओं के संबंध क्या है। लोगों के सामने आता था, विभिन्न संस्थाएं देखते थे, स्वयं सेवकों के द्वारा निर्मित ऐसे विभिन्न संस्थाएं देखते थे। अब उस समय सभी लोगों के सामने एक ही मॉडल था, वो कम्युनिस्टों का था। और कम्युनिस्टों की रचना ऐसी थी कि कम्युनिस्ट पार्टी इन द सेंटर, जैसे सूर्यमंडल में सूर्य केंद्र में, बाकी नवग्रह उसके पीछे चक्कर काटते हैं, तो वैसे कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र में और फिर जो बाकी उनकी संस्थाएं हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के विंग के रूप में है, ट्रांसमिशन बेल्ट के रूप में है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, सैटेलाइट के रूप में है। केंद्र यानी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी का समाज, इसको जोड़ने वाला ट्रांसमिशन बेल्ट, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिस्ट पार्टी की विंग यानी बाकी संस्था, ये रचना सबने देखी थी। जब संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संस्थाएं चलाने लगे तो पुराने अनुभव के आधार पर लोगों ने सोचा कि इनकी भी रचना ऐसी होनी चाहिए। इतना यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के स्थान पर आरएसएस है, बाकी ये सारे उनके विंग थे, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रांसमिशन बेल्ट से, सैटेलाइट से, ऐसा ही होना चाहिए। इससे और क्या हो सकता है ऐसा
सर्वसामान्य लोग सोचने लगे। वो जानते नहीं थे कि परम पूज्य डॉक्टर जी की प्रतिभा असामान्य थी, अभूतपूर्व थी। पहले दो बातें किसी ने सोची भी नहीं, ऐसी बातें सोचने की क्षमता डॉक्टर जी में थी। उन्होंने एक अलग स्ट्रक्चर की रचना की थी, वो समझना लोगों के लिए कठिन था। किंतु पहले से बताया गया कि स्वयं सेवकों के द्वारा चलाई जाने वाली कई संस्थाएं हैं, किंतु वो हमारी विंग नहीं है, संघ की विंग नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा गया कि कोई संस्था संघ की विंग नहीं, संघ की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। संघ की विंग यानी संघ के स्वयंसेवक, संघ के स्वयंसेवक ही संघ की विंग थे, संस्थाएं संघ की विंग नहीं। भारतीय मजदूर संघ संघ की विंग नहीं है, डीबी ठेंगड़ी संघ की विंग है। और इस दृष्टि से हर एक संस्था ऑटोनोमस है, स्वायत्त है, अपने ढंग से काम करे। जो स्वयंसेवक इंचार्ज के नाते वहां काम कर रहे हैं वो संघ के स्वयंसेवक है, संघ को समझते हैं, संघ की रीति नीति आदर्श सारा ध्यान में रखकर और साथ साथ अपने क्षेत्र विशेष की जो बाध्यताएं होगी, विशेषताएं होगी, उनको भी ध्यान में रखकर वो अपने सहकारियों के साथ बातचीत करते हुए डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक ढंग से अपने साथियों के साथ बात करते हुए अपनी अपनी संस्था की नीति तय करे। और संघ को यह विश्वास है कि इस तरह से जो अलग अलग संस्थाओं के इंचार्जेस रखे गए वो संघ के अच्छे आत्मसमर्पित स्वयंसेवक है। हर एक क्षेत्र की अलग अलग बाध्यताएं हैं, ये बात सही है, किंतु उनके साथ भी संघ से ही वो विचार करेंगे, यह विश्वास संघ का है। अब स्वायत्तता है, किंतु उसके साथ साथ स्वायत्तता है, इसका मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी के समान फिजिकल कंट्रोल नहीं, बैकसीट ड्राइविंग नहीं, हस्तक्षेप नहीं। हाँ, उसी संस्था के प्रमुख लोग सलाह मशविरा करने के लिए हमारे सरसंघ चालक जी के पास आते हैं तो वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं। किंतु इसका दूसरा मतलब भी नहीं, यहां हम समझने में गलती करते हैं। दूसरा मतलब भी नहीं है कि हमारे स्वयंसेवक संस्था चला रहे, अपने क्षेत्र की बाध्यताओं के कारण कुछ नीति तय कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि संघ के विचार से मेल न खाने वाला विचार वो वहां प्रकट कर रहे हैं। तो जैसे ये नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई विचार प्रकट नहीं करना चाहिए, इस पर रुकावट, ये भी नहीं, उनको स्वायत्तता है। लेकिन दूसरा मोह भी नहीं है, जैसे धृतराष्ट्र को अपने लड़कों का मोह था, मोह भी नहीं कि उनको असुविधा न हो, इसलिए संघ ने राष्ट्रहित के दृष्टि से जो स्पष्ट विचार प्रकट करना है उसमें कुछ नोट डालना, उसको ये करना, डाइल्यूट करना, या विचारों में अपने अस्पष्टता इसलिए रखना, विचारों को डाइल्यूट इसलिए रखना कि भारतीय मजदूर संघ एक विषय लेकर बात कर रहा, संघ को वो ठीक नहीं लगता, तो भी अपना विचार भारतीय मजदूर संघ के लिए कष्टदायक न हो, इसलिए फिर संघ का जो विचार है वो भी प्रकट न करना या डाइल्यूट करना। जैसे हमारे क्षेत्र की कुछ बाध्यता है, सब जानते, कलेक्टिव बार्गेनिंग चलता है। गुरुजी ने सबको कहा भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग ये कल्पना बराबर है क्या? अब हमको भी लेना पड़ता है, कानून में है। उन्होंने कहा कलेक्टिव बार्गेनिंग इज हाई रॉबरी है। वास्तव में संपूर्ण समाज, यह किसी भी एग्रीमेंट का एक थर्ड पार्टी होता है, मोर इंपॉर्टेंट पार्टी होता है। केवल मालिक और मजदूर यही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के दो पार्टीज नहीं है, समाज यह तीसरी पार्टी है, सबसे महत्वपूर्ण है। और मालिक और मजदूर जब एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट का मतलब होता है कि मालिक और मजदूर मिलकर राष्ट्र को आश्वासन दे रहे कि हम राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर एग्रीमेंट कर रहे हैं, और मालिक और मजदूरों की जॉइंट कमिटमेंट वहां है। तो आपका नेशनल कमिटमेंट यह शब्द होना चाहिए, ऐसा बोला।
अब हमारी संस्था की ऐसी कुछ बात थी कि इमीडिएटली कहना कठिन था, हम बहुत छोटे थे। बाद में जब हमारी शक्ति बढ़ गई, हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग के जगह बेंगलोर में जब हमारा अधिवेशन हुआ, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हम कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द को नहीं मानते, नेशनल कमिटमेंट हमारा शब्द रहेगा। लेकिन ये कहने में हमें कई साल लग गए। हर एक क्षेत्र की कुछ बाध्यताएं होती है। तो संघ का क्या कहना है, वह एकदम उनके ऊपर थोपना ये भी बात नहीं, लेकिन उनको असुविधा न हो इसलिए संघ की बात डाइल्यूट करना ये भी बात नहीं। और हर क्षेत्र के विषय में संघ ने ऐसा किया। अब जैसा मैंने कल कहा कि कई लोगों की ये लड़कपन की कल्पना है कि सारे लोग हिंदुत्ववादी है तो सभी विषयों पर सबका एक मत होना चाहिए। कल मैंने उदाहरण दिया, सब हिंदुत्ववादी है तो भी टैक्सेशन कैसा रहे, 10+2+3 के फॉर्मूला के विषय में क्या हो, चंडीगढ़ किसको दिया जाए, इस पर सब हिंदुत्ववादियों का एक मत होना आवश्यक नहीं है। हाँ, 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम जन्मभूमि, इसके विषय में संघ सृष्टि के सभी संस्थाओं के लोग एक मत के होने ही चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत का सवाल है। बाकी कुछ व्यावहारिक बातें होती है, तो सभी व्यावहारिक बातों पर सभी हिंदुत्ववादियों का एक मत हो, ये कहना गलत बात है। अब जैसे आज के प्रश्न है, कोई कहेगा देश की सुरक्षा, आर्थिक आक्रमण का प्रतिकार, सांस्कृतिक आक्रमण का प्रतिकार, ये बातें ऐसी है कि संघ सृष्टि के सभी लोगों का, सभी व्यक्तियों का, सभी संस्थाओं का एक मत ही होना चाहिए। यहाँ दो राय होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन कल हमारे भारतीय मजदूर संघ ने मांग की सरकारी कर्मचारियों को 250 रुपए का बोनस मिलना चाहिए। अब हमारी मांग है, हमारे क्षेत्र विशेष की विशेषता है, हमारी बाध्यता है। तो क्या मैं यह कहूँ भारतीय मजदूर संघ की ओर से कि हम संघ सृष्टि के, तो संघ सृष्टि के सभी संस्थाओं ने हमारे 250 रुपए बोनस के मांग का समर्थन करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा मैं करूं क्या? नहीं है। हमारी क्षेत्र विशेष की बातें हैं, हम अपनी क्षेत्र विशेष की बात कहेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग राय दे सकते हैं। देश की सुरक्षा, यह विषय का स्तर अलग है, और 250 रुपए का बोनस मजदूरों को देना अलग स्तर का विषय है। पहले विषय पर संघ सृष्टि के सभी लोगों का एक मत होना चाहिए। दूसरे विषय पर व्यवहारिक स्तर पर कोई एक कहेगा, कोई दूसरी बात कहेगा, कोई तीसरी बात कहेगा। यह विवेक रखने की आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्र के बारे में भी यही हुआ। संघ पर की पाबंदी हट गई, स्वयंसेवक बहुत नाराज हो गए। जबरदस्ती से हमको गांधी हत्या में इन्वॉल्व किया गया। बदमाश लोग हैं, इनको हटाना चाहिए, और देश का कारोबार ठीक ढंग से चलाना है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वयं पॉलिटिकल पार्टी बनकर देश का कारोबार अपने हाथ में लेना चाहिए, ऐसा सोचने वाले कई अच्छे अच्छे स्वयंसेवक निर्माण हुए। उनको जवाब देने के लिए परम पूज्य गुरु जी ने कुछ भाषण दिए एक शिविर में, जो ध्येय दर्शन इस नाम से प्रकाशित हुए। संघ ने पॉलिटिकल पार्टी होना इतनी बात नहीं, तो संघ क्या है, संघ का ध्येय क्या है, संघ का विचार क्या है, राजसत्ता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी मर्यादाएं क्या है, पूरा विवरण भाषणों में आया। ध्येय दर्शन नाम से वह पुस्तिका प्रकाशित है, आज मिल सकती है कार्यालय में। आप वो पुस्तिका पढ़िए, उसमें जो कहा गया वो मैं संक्षेप में आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं संक्षेप में प्रयास करता हूं तो वो तोड़ मरोड़ हो जाएगा। पुस्तिका उपलब्ध है, आप पढ़िए। बाद में जनसंघ का निर्माण हुआ। उस समय क्या क्या विचार थे। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ का निर्माण हुआ। उस समय संघ की भूमिका क्या थी, विचार क्या क्या थे, इसका पूरा विवरण ऑथेंटिक, अधिकृत श्री गुरु जी ने एक आर्टिकल में दिया, जो पहले ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित हुआ, बाद में सभी पेपर्स में प्रकाशित हुआ। मैं ये कहूंगा कि मैं उसका भी, उस पर भाष्य नहीं करता, उसका मैं उल्लेख केवल कर रहा हूं, क्योंकि जो उपलब्ध है आप पढ़ सकते हैं। गुरु जी का आर्टिकल है कि किन परिस्थितियों में जनसंघ का निर्माण हुआ, उसमें संघ की भूमिका क्या रही। आप ओरिजिनल पढ़े, यही अच्छा है।
उसमें तोड़ मरोड़ न हो जाए हमारे बताने से, इसलिए मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, आप मूल में पढ़ लीजिए, उसका पूरा पता चलेगा। और फिर श्यामा प्रसाद जी के साथ बात हुई और अपने अच्छे अच्छे लोगों को जनसंघ में दिया गया। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय प्रथम श्रेणी के, उनको दिया गया। जगह जगह स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के नाते अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को दिया गया। और जनसंघ के पहले चुनाव के समय जो स्टेटमेंट गुरुजी ने निकाला, वो भी मैं कहूंगा कि ऑर्गेनाइजर पांचजन्य सभी वृत्तपत्रों में आया, वो बिल्कुल किस तरह की भूमिका संघ की होनी चाहिए चुनाव के समय, इस पर प्रकाश डालने वाला है। आप ओरिजिन में पढ़ लीजिए, मैं उसको भी बोलना नहीं चाहता। अब जनसंघ जब स्थापन होता है, उसके सामने क्या लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने इलेक्शन मीटिंग के भाषणों में कहते थे, जो वृत्तपत्र में आता था, कि भाई हमने जनसंघ क्यों स्थापन किया, तो प्रभावी विपक्षी दल इस नाते काम करने के लिए। गुरुजी के साथ मुलाकात हुई, गुरुजी ने कहा कि ये आप क्या बोल रहे हैं, आपने नई पार्टी क्या विपक्षी दल बनने के लिए बनाएंगे? आप सीधा कहिए कि जब हम राजनीतिक दल निकाल रहे हैं तो सरकार बनाने के लिए निकाल रहे हैं, राज सत्ता कैप्चर करना ये हमारा ध्येय है, स्पष्ट कहिए। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भाषा में परिवर्तन आया। गुरुजी के साथ मुलाकात होने के पहले वो कहते थे एक प्रभावी विपक्षी दल, फिर उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए हमने जनसंघ किया। तो जनसंघ का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होना चाहिए, सरकार बनाना होना चाहिए। ये बात की ये जनसंघ का है। संघ का ध्येय सत्ता नहीं है। संघ ने यह स्पष्ट कहा कि हमारा ध्येय परम वैभवम है। तो पहुंचते पहुंचते ये सारी बातें हमें अनायास रिद्धि सिद्धि राजसत्ता वगैरह प्राप्त होगी, किंतु यहाँ हम उलझने वाले नहीं हैं। इसके भी उस पार जाकर हमारी प्रखर प्रदीर्घ तपश्चर्या परम वैभव के लिए चलने वाली है। तो हमारा ध्येय परम वैभवम है। किंतु जनसंघ के सभी स्वयंसेवक के नाते परम वैभवम यही ध्येय सामने रखते हैं, तो भी संस्था के नाते जनसंघ का ध्येय का राजसत्ता प्राप्त करना यह होना चाहिए। अब ये दोनों में किस तरह का अंतर है थोड़ा समझ लीजिए। और उस दृष्टि से ये जो लोगों का ख्याल है, जैसा सभी हिंदुत्ववादियों का सभी प्रश्नों पर एक मत क्यों नहीं, ये जैसे लड़कपन वाला प्रश्न है, वैसे संघ सृष्टि के सभी संस्थाओं का सभी विषय पर एक मत क्यों नहीं, ये भी लड़कपन का प्रश्न है। संस्था विशेष की कुछ बाध्यताएं होती है। ध्येय सामान्य होते हुए भी भाषा अलग, विचार अलग हो सकते हैं। इसलिए कहा कि देश की सुरक्षा, सांस्कृतिक आक्रमण, आर्थिक आक्रमण, ये अलग स्तर के विषय है। और व्यवहारिक स्तर पर क्या किया जाए, कौन सी नीति अपनाई जाए, क्या टैक्टिक्स, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ये अलग स्तर की बात है। और उस समय यह परहेज रखी गई कि किसी भी संस्था की स्वायत्तता में बाधा न डालना, किंतु साथ ही साथ किसी भी संस्था ने क्षेत्र विशेष के बाध्यता के कारण ऐसी यदि कोई नीति अपनाई जो संघ के विचार से मेल नहीं खाती, तो संघ ने अपने विचार प्रकट करने में संकोच नहीं रखना, अपने विचारों में डायल्यूशन नहीं लाया। कई प्रसंग है। महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र समिति का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र जनसंघ ने स्ट्रेटेजी के नाते तय किया कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति में रहना, भाषावार प्रांत रचना के आधार पर संयुक्त महाराष्ट्र। जनसंघ संयुक्त महाराष्ट्र समिति में था। सारे महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र यानी भाषावार प्रांत रचना का वायुमंडल सब संपूर्ण महाराष्ट्र में था। इस वायुमंडल का केंद्र बंबई में था। उन दिनों में गुरुजी का वहां के स्टेडियम में भाषण हुआ, विशाल जनसमूह। सारे लोग संयुक्त महाराष्ट्र और भाषा और प्रांत रचना की बात कर रहे थे। उस समय हिम्मत के साथ गुरुजी ने कहा कि भाषावार प्रांत रचना यह एक घातक तत्व है, आगे चलकर इसके कारण देश का नुकसान होने वाला है। ये कहना बड़े हिम्मत की बात थी। तो जो बात कहनी थी संघ की ओर से यह अवश्य कही, उसको डाइल्यूट नहीं किया, किंतु साथ ही साथ
महाराष्ट्र जनसंघ को स्ट्रैटेजी के नाते जो करना था संयुक्त महाराष्ट्र समिति में, उनको ये भी नहीं कहा कि तुम संयुक्त महाराष्ट्र समिति के बाहर आ जाओ, तुमको स्ट्रैटेजी के नाते जो करना है तुम करो। ये व्यवहार की बातें है, ऐसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संघ ने अपनी भूमिका प्रकट करने में संकोच नहीं किया। पंजाब की ये भूमिका है। वहां किसी चक्कर में आकर, मोह में आकर जो गलत बात थी ऐसा सब लोग महसूस कर रहे पंजाब के लिए, लेकिन किसी मोह में आकर वहां के पंजाब के जनसंघ ने ऐसा तय किया कि पंजाबी भाषा है जिनकी मातृभाषा पंजाबी है, उन्होंने भी हिंदी लिखवाना चाहिए और प्रचार शुरू किया कि जो हिंदू पंजाबी भाषी है उन्होंने भी अपनी मातृभाषा सेंसस के समय हिंदी लिखवानी चाहिए। अब ये संघ को मान्य नहीं था। गुरुजी जब पंजाब में गए, करेस्पॉन्डेंट्स ने पूछा संघ की भूमिका क्या है। गुरुजी ने कहा संघ की भूमिका है कि जिनकी पंजाबी मातृभाषा है उन्होंने पंजाबी लिखना चाहिए, जिनकी हिंदी है उन्होंने हिंदी लिखना चाहिए। पंजाबी भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। पंजाबी हमारी भाषा है, गुरुमुखी हमारी लिपि है, गुरु ग्रंथा साहब हमारा ग्रंथ है, इसलिए जिनकी पंजाबी है उन्होंने पंजाबी लिखवानी चाहिए। गुरुजी तो निकल आए। दूसरे दिन हमारे कृष्णलाल मैनी को करेस्पॉन्डेंट्स ने घेर लिया। उन्होंने कहा अरे भाई तुम बोल रहे हैं कि सबने हिंदी लिखवानी चाहिए, और तुम्हारे एमएस गुरुवलकर आए थे संघ के चीफ, उन्होंने तो कहा कि पंजाबी लिखवानी चाहिए। और वो घबरा गए। उन्होंने घबराहट में कहा नहीं, बात ऐसी है कि मिस्टर एमएस गुरुवलकर इज नॉट ए मेंबर ऑफ अवर पार्टी। अब वो घबरा कर बोला। मैं समझता हूँ कि मोमेंट ऑफ वीकनेस में बोल दिया, बहुत अच्छे हैं, हमारे मित्र थे, अभी तो उनकी मृत्यु हो गई, बट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ माई पार्टी, ऐसा एकदम बोल दिया। अब उस समय संघ ने पंजाब के जनसंघ को यह नहीं कहा कि तुम ये भूमिका छोड़ दो, तुमको स्ट्रैटेजी के नाते लगता है तुम करो, स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, किंतु साथ ही साथ उनको असुविधा ना हो, एम्बेरसमेंट ना हो, इसलिए संघ ने अपने भूमिका को डाइल्यूट नहीं किया, जो स्पष्ट है वो भूमिका रखी। तीसरा प्रसंग बांग्लादेश के रिकॉग्निशन के समय आया। भारतीय सेना के कारण बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। सब लोगों में उत्साह था कि मुजीबुर रहमान को और बांग्लादेश को मान्यता देनी चाहिए। जनसंघ के लोगों में भी था। गुरुजी इस विषय में ही वाज रेटिसेंट, जरा वो सोचकर होना चाहिए ऐसा सोचते थे। अब मौका ऐसा आया कि हमारा ही पेपर, हम कहते हैं कि बाकी पेपर्स हमको मिस रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा ही पेपर मदरलैंड, इसमें एक दिन फ्रंट पेज पर 2 स्टेटमेंट्स आ गए। एक स्टेटमेंट था जनसंघ के अखिल भारतीय नेता का, जिसमें कहा गया कि इंदिरा गांधी की हम निंदा करते हैं कि वो मान्यता देने में बांग्लादेश को क्यों देर कर रही है। और उसके बगल में गुरुजी का था कि प्रेस करेस्पॉन्डेंट ने पूछा तो गुरुजी ने कहा कि इंदिरा गांधी देर कर रही है, ठीक है, यह बहुत उलझन वाला प्रश्न है, इसके कई पहलू है, इस पर विचार करना पड़ेगा। तो वो शी इज टेकिंग हर ओन टाइम, ये अच्छा है। दोनों बगल में एक दूसरे के। बाद में फिर सबको आश्चर्य हुआ। जनसंघ के लोग भी गुरुजी के पास आए, आपने एकदम ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। गुरुजी ने कहा भाई जो संघ के नाते है वो मैं बोलूंगा, आपको ने जो बोलना है आप बोलिए, आपको स्वायत्तता है। पूछा आपने ऐसा क्यों बोला? बोले देखिए, आप ऐसा समझ रहे कि भारतीय सेना के कारण बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश हमेशा हमेशा के लिए इस उपकार का स्मरण करेगा। गलत बात है, कभी भी वो हमारे खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में एक ही स्टेट है, इसलिए जहां तक फॉरेन पावर का सवाल है, तो कोई फॉरेन पावर यदि वेस्ट पाकिस्तान में आज बेस ऑफ ऑपरेशन बनाती है, उसी का ईस्ट पाकिस्तान में रहेगा जब तक ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के साथ था। तो एक फॉरेन पावर का बेस ऑफ ऑपरेशन हमें बर्दाश्त करना पड़ता। अब इसको हमने मान्यता दे दी और ये स्टेट बन गया। ऐसा यदि हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान में एक फॉरेन पावर का अड्डा, ईस्ट पाकिस्तान में दूसरे फॉरेन पावर का अड्डा, तो दोनों तरफ 2 फॉरेन पावर के अड्डे बन जाए, हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। अब ये सोचा नहीं था। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लंबा विचार करना यह अव्यावहारिक माना जाता है, किंतु राजनीतिक लोगों को यह भी नहीं बताया कि तुम अपनी भूमिका प्रकट न करो, तुमको स्वातंत्र्य है, स्वायत्तता है। लेकिन इसके कारण संघ ने अपनी भूमिका डाइल्यूट नहीं की।
गुरु जी के जाने के बाद पूजनीय बाबा साहब के समय एक ऐसी घटना हुई। एक विशेष परिस्थिति थी। सरसंघ चालक के नाते पूजनीय बाबा साहब थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र का काम माननीय भावराव जी देवरस देखते थे। दिल्ली में उनका ज्यादा केंद्र रहता था। उन्होंने संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन किया, विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत की, कुल मिलाकर परिस्थिति क्या है इसका जायजा लिया और राष्ट्र के नाते, संघ के नाते यानी क्या है, राष्ट्र के नाते उन्होंने ऐसा विचार बनाया और वो प्रकट किया, समाचार पत्रों में आया कि भी आज की कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें देश के दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एकत्रित आकर जो अवांछनीय तत्व है उनका मुकाबला करेंगे तो देश के दृष्टि से अच्छा होगा। स्टेटमेंट आ गया। अब संघ के नाते बिल्कुल उचित था, किंतु यह भी बात स्पष्ट है कि भाजपा के लिए तो आत्मघातक ही था, क्योंकि यदि भाजपा और कांग्रेस मिलकर ही एकत्रित आना है तो भाजपा का रोल नहीं रहता। अडवाणी जी का दूसरे दिन स्टेटमेंट आया कि माननीय भावराव जी का हम बहुत आदर करते हैं। उन्होंने कहा इससे भाजपा सहमत नहीं है, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक यदि हम कांग्रेस और हम एकत्रित होकर काम करते हैं तो भाजपा की कोई प्रोपराइटी नहीं रहती है। वी विल हैव टू वाइंड अप आवर शॉप, ऐसा अडवाणी जी का स्टेटमेंट आया। भाजपा की दृष्टि से वह भी आवश्यक। उनका स्टेटमेंट आने के बाद उसी दिन भोजन के समय एक जगह दोनों आए तो लोगों ने सोचा कि शायद अडवाणी जी के स्टेटमेंट के कारण भावराव जी नाराज हो गए हुए। भावराव जी ने स्वयं ही शुरुआत की। उन्होंने कहा अडवाणी जी आपका स्टेटमेंट पढ़ा, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, भाजपा की दृष्टि से आपने यही कहना ठीक है और संघ के दृष्टि से मैंने यही कहना उचित था। तो ये जो एक लड़कपन की भावना लोगों के मन में है कि सभी लोगों ने सभी विषयों पर एक राय रखनी चाहिए, वो बात नहीं। हाँ, जो ऐसे विशेष प्रॉब्लम है, सुरक्षा, आक्रमण, इसके बारे में सबकी एक राय होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्र विशेष की बाध्यताओं को ध्यान में रखकर हर संस्था को स्वायत्तता है, लेकिन हर संस्था को एम्बेरसमेंट न हो, असुविधा न हो, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने भूमिका में डायल्यूशन नहीं लाना है, निसंकोच अपनी भूमिका प्रकट करनी है। इसमें हमारे मन में कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि हम एक एक समय एक एक आवेश में आ जाते। सारा जो मैंने बोला वो सब आप जानते। जानने के बाद भी कहाँ जे घड़ी ले ची बिघड़ी ले ची घड़ी ले समाधान, तो हम भूल जाते हैं, हमारा समाधान नष्ट हो जाता है और फिर आवेश आता है, चुनाव आता है। हम जैसे मैंने कल कहा कि चुनाव में हम काम करते हैं, पहले से कर रहे, कई कारणों से कर रहे, वो कारण सब कल बताए, किंतु चुनाव में हम काम करते हैं इसके लिए, और यदि हमने ज्यादा काम करना चाहिए इसलिए अतिरेकी भाषा का प्रयोग हुआ, एक्सट्रीमिस्ट, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, बस इस समय हम चुनाव हार गए तो हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। स्वयंसेवकों को जोश दिलाने के लिए ऐसे भी अतिरेकी भाषा का प्रयोग हुआ, वो भी बेचारा जोश में आ जाता है। और जैसा मैंने कल कहा कि यह भूल जाता है कि ये शादी किसकी है। कल मैंने पुरोहित का उदाहरण दिया कि पुरोहित ने समझना चाहिए कि ये मैं लड़का और लड़की, इनको पति और पत्नी बना रहा हूं, ये मेरे कारण हो रही बात सही है। मैं मंत्र नहीं कहूंगा तो लड़का और लड़के पति पत्नी में परिवर्तित नहीं हो सकते, तो उनको पति पत्नी में परिवर्तित करने के लिए मेरे मंत्र, मेरी भूमिका अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। किंतु इसके कारण दूसरे एक्सट्रीम पर जाकर यदि वो कहेगा कि बेटा मेरे कारण तुम्हारी शादी हो सकी, मैं न होता तो तुम पति पत्नी नहीं हो सकते, तो तुम्हारे विवाह में मैं इंडिस्पेंसिबल था, तो इसलिए तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी मैं इंडिस्पेंसिबल होकर रहूंगा, ऐसा यदि कहेगा तो उस पुरोहित को बुद्धिमान या सज्जन नहीं कहा जा सकता। चुनाव के समय काम करते पुरोहित की भूमिका है, हमारी शादी नहीं है, शादी और किसी की है, पुरोहित की भूमिका हम करते हैं। शादी हो गई, मंत्र विधि समाप्त हो गए, हम अपने घर में
दक्षिणा लेकर चले आते हैं। यहाँ तो दक्षिणा भी कोई नहीं देता, अपने को देना पड़ता है, लेकिन अब हम अपने घर चले आते हैं, मामला खत्म। लेकिन यह जो चुनाव के समय लोगों को पानी चढ़ाने के लिए अतेरी की भाषा बोली जाती है, इसके कारण कंफ्यूजन पैदा होता है और फिर वो इतनी सीमा तक जाता है। मैंने देखा है, थोड़े उदाहरण है लेकिन कितनी सीमा तक जाता है। अभी तक जो मैंने के विचार है, संतुलन है, पहले से सारा सोचा गया है, लक्ष्मण रेखाएं हैं, सब लोग भूल जाते हैं और कितने सीमा तक भूलते हैं। तो मुझे स्मरण होता है कि मेरे एक मित्र का विवाह होना था। वो 24-25 साल का था। अब वधू परीक्षा के लिए उसके छोटे चाचा को भेजा गया। उसकी उम्र 35 साल की थी। जिसके लिए वधू परीक्षण था उसकी उम्र 25 साल की। जिसको भेजा गया वधू देखने के लिए वो छोटा चाचा था, उसकी उम्र 35 साल की, और उसके साथ कोई न कोई जाना चाहिए। मैं वहां बैठा था इसलिए मुझे भेजा गया। इसलिए नहीं कि वधू परीक्षण के मामले में मैं एक्सपर्ट हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अकेले वो छोटे चाचा जाते, कोई न कोई साथ में जाए, इसलिए मुझे भेजा गया। मैं गया। अब हमारे यहाँ जैसी पद्धति है, वो लड़की आती है, आलू पोहा लेकर आती है, चाय लेकर आती है, हलवा लेकर आती है, उसको बिठाते हैं, पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो चलती है तो कहीं लंगर थी तो नहीं, ये देख सारा देखा। लेकिन पद्धति ऐसी है कि वधू परीक्षण के समय ही ये नहीं बताते कि लड़की पसंद है या नहीं है, कहते भी बाद में बताएंगे। किंतु उस दिन क्या हुआ पता नहीं। वे जो छोटे चाचा देखने के लिए गए, उन्होंने उसी समय बोल दिया कि लड़की पसंद है। सबको आश्चर्य हुआ। अब लड़की पसंद है कहने के बाद हलवे का दूसरा दौर भी आ गया। लोग बहुत प्रसन्न थे, जाने के लिए उठे। तो लड़की के पिता ने हमारे छोटे काका को पूछा कि भाई अब अगली जो बातें हैं, पैसे के लेन देन, बाद में मैं कल आपके घर आता हूँ, लेकिन अब ये तो निश्चित है ना कि लड़की पसंद है। तो जाते जाते छोटे काका ने कहा, बिल्कुल लड़की पसंद है, मेरे लिए यानी उनके लिए। अरे बात में कितना अंतर हो गया। वो जो लड़की का वधू परीक्षण था वो उनके भतीजे के लिए था, और उन्होंने कहा लड़की पसंद है, तो वो समझे कि भतीजे के लिए वो लड़की पसंद कर रहे। उन्होंने कहा लड़की बिल्कुल पसंद है, मेरे लिए, माने खुद के लिए कहा। कभी कभी अतिरेकी प्रोत्साहन देने के कारण हमारे भी स्वयंसेवकों में, कार्यकर्ताओं में ऐसा कुछ आ जाता है। कभी किसके लिए वधू परीक्षण करे भूल जाते और फिर कहते कि मेरे लिए। तो ये जो संतुलन छूटता है, इसके कारण फिर लोग कहते भाई आश्चर्य होता है, बड़ा मन में संभ्रम पैदा होता है। संभ्रम की कोई आवश्यकता नहीं। प्रारंभ से हर एक बात स्पष्टता पूर्वक रखी गई है, उसका हम स्मरण करें तो कोई संभ्रम की गुंजाइश नहीं है। और परम पूजनीय डॉक्टर जी की विशेषता रही है कि बिल्कुल शुरू से आखिर तक का विचार किया है, आखिर तक का। मैं अब उदाहरण देकर लंबा नहीं करना चाहता। लॉन्ग रेंज विजन था, विचार उनके मूलगामी थे, दूरगामी थे। आगे भी क्या क्या संकट आने वाले, यहाँ तक मैं ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दे सकता कि आज जो हमारे सामने विदेशी आर्थिक साम्राज्य का संकट आ रहा, इसकी भी कल्पना उन्होंने 1920 में की थी। बहुत दूरगामी विचार था, इतने अद्भुत प्रतिभाशाली थे कि उनके बारे में सोचना सामान्य लोगों के लिए कठिन है। तो उनका जो सोचा हुआ है, संघ सृष्टि का व्यवहार, संघ की कार्य पद्धति, संघ सृष्टि की उनकी योजना, इन सब बातों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, और ये बातें क्या उन्होंने सोची थी ये स्पष्ट रूप से समझ लेकर यदि हम चलते हैं, कोई संभ्रम की आवश्यकता नहीं, अस्पष्टता की आवश्यकता नहीं, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जो पहले से रास्ता बताया गया है, जहाँ लक्ष्मण रेखा है वहाँ लक्ष्मण रेखा है, सारा जो रास्ता बताया गया है उस पर हम चलेंगे तो विजय तक पहुँचना यह बिल्कुल निश्चित बात है। We must have implicit faith in the ultimate triumph of our truth. हमारा ही सत्य है और उसका विजय होकर ही रहेगा। इस पूर्ण श्रद्धा के साथ हम आगे बढ़े, इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।